अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक फैसल नदीम और आपके खिदमत में हाज़िर हूं एक अहम अपडेट के साथ। आज काफ़ी सारी ग्रुप्स में और काफ़ी सारी ऐसी जगहों पे ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट गर्म थी कि रिफाइनरीज़ का जो अपग्रेड है वो पोस्टपोन हो गया है। पाकिस्तान जो पोस्टपोन्स रिफाइनरी अपग्रेड एग्रीमेंट बाय 6 मंथ एमिड प्राइवेट सेक्टर डिसएग्रीमेंट। सो इस न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। बेसिकली ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी सारे और भी जगह पे प्रिंट हुई है और काफ़ी जगह और भी अवेलेबल है। तो इसमें देखते हैं कि इस न्यूज़ का क्या इम्पेक्ट आ सकता है मार्केट के ऊपर और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिकली पाकिस्तान की रिफाइनरी का अपग्रेड एग्रीमेंट जो है हुकूमत और रिफाइनरीज़ के दरमियान एक रस्साकसी की सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा है। और ये जो रस्साकशी है इसमें आप ऐसे तसव्वुर कर लें कि आपके पास एक पुरानी कार है जिसे दोबारा नए तरीके से या अपग्रेड करने की कोशिश आप कर रहे हैं और 1 लाख रुपए की लागत से आप इसमें एक बड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के ऑयल रिफाइनरियों के साथ हो रहा है। ये रिफाइनरीज़ पुरानी हो चुकी हैं और इनको मौसर अंदाज में चलाने के लिए अरबों रुपए की इंतहाई अब ज़रूरी किस्म की अपग्रेड की ज़रूरत है। लेकिन अपग्रेड प्लान के साथ हर एक को शामिल करना काफ़ी चैलेंज की सूरत में सामने आ रहा है। अच्छा, इसमें हुकूमत जो है वो रिफाइनरियों को जदीद बनाना चाह रही है, लेकिन रिफाइनरी मालिकान को जो है वो इसमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ है कि वो ये चाह रहे हैं कि जो वो कुछ फ़ायदे जो हैं वो खोने के बारे में फ़िक्रमंद है, जिसमें से वो इस वक्त अभी जो करंटली लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं कि जो फ़ायदे उनको पहले मिल रहे हैं, जैसे कि 7.5% टैक्स की ख़ुसूसी शरह और दरामदी ड्यूटी की जो छूट है ये इन्हें मिली हुई है डीम ड्यूटी की। ये फ़ायदे जो हैं लागत को कम करने में इनकी मदद करते हैं और वो इसलिए आसानी से इसको तर्क नहीं करना चाहते। तो ये जो रिफाइनरी वाले लोग हैं ये बेसिकली ये चाहते हैं कि इसमें एक और जो उनको बड़ा मसला है कि रिफाइनरी की अपग्रेडेशन जो है ये एक बड़ी लागत के गिर्द घूमता है और रिफाइनरी के मालिकान जो है वाकई इस बात पे परेशान है कि इन्हें अपग्रेड के लिए रखी रकम पर कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें पाकिस्तान में 5 अहम रिफाइनरीज़ हैं। इनको अपनी सहूलत अपग्रेड करने के लिए जो दरकार है वो तकरीबन $6 बिलियन के अमाउंट दरकार है और 75% ये इनका पोर्शन है और उसमें से तकरीबन 4.5 बिलियन जो है, यानी 10 के बाद अगर आप 45 के बाद अगर आप 10 सिफरे लगा लें यानी $4.5 बिलियन का बंदोबस्त करने की ज़रूरत है इन्हें इस वक्त। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जो है क्रिटिकल और कितना एक्सपेंसिव है ये। तो इसमें बेसिकली जो 6 साल के अंदर इसकी जो जिद्दत है यूरो 5 ईंधन के म्यार पर पूरा करना चाहिए इनको और ये उस पर करना चाह रहे हैं। इसमें जो है हुकूमत ने मुल्की ख़जाने से बकिया 25% जो $1.5 बिलियन है वो देने का वादा किया हुआ है। लेकिन रिफाइनरी का इस्तदलाल है कि अगर इनके जो 1.5 बिलियन जो देने का वादा किया हुआ है उसमें 46% हुकूमत कहती है कि हम टैक्स काट लेंगे। तो अगर जो 25% यानी 75% तो रिफाइनरीज ने देना है और 25% जो है वो हुकूमत ने देना है और उस 25% में से भी $1.5 बिलियन में 46% टैक्स जो है वो उन्होंने काटना है। तो ये सिर्फ वो रिफाइनरीज वाले कहते हैं कि हमें तो फिर थोड़ा सा 13% फ़ायदा रह जाएगा। तो आप ये समझ लें कि ये ऐसा ही है कि आपके वालिदैन अगर एक मतलब कोई आपको एक नई मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए 1 लाख रुपया देते हैं लेकिन फिर दूसरे अखराजात के लिए आपसे 44,000 रुपया वापस ले लेते हैं, तो जिससे आपके पास बाइक ख़रीदने के लिए सिर्फ 54,000 रुपये रह जाएगा। तो इतने कम पैसों के साथ कोई माकूल या मौसर जो है बाइक आपको मिल नहीं सकती।
तो रिफाइनरीज़ पे इस किस्म की जो है टैक्स को वो चाहती है रिफाइनरीज़ के ये ख़त्म हो जाएं और जो उन्हें मुल्की ख़जाने से जो पैसे मिलने हैं उस पर टैक्स ना लगे। जो हुकूमत के अपग्रेड के मराद का पैकेज का हिस्सा है, इनका कहना है कि मराती रकम पर 46% टैक्स अदा करने से ऊपर असल मकसद तो ख़त्म हो जाएगा, इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, और रिफाइनरी इस बात को यकीनी बनाना चाहती हैं कि वो अपग्रेड के जो ख़तीर अखराजात को पूरा करने में मदद के लिए इन मराहत को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बसूरत दीगर वो कहते हैं कि वो मराहत वाकई मराहत नहीं होंगी अगर 46% टैक्स कट गया। अच्छा, इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो फंसा हुआ है, या जिन जो रिफाइनरीज़ के जिनके साथ जो ऐसा मसला चल रहा है, वो ये भी चल रहा है कि बेसिकली कुदरती आफात या कानूनी तनाज़ात की सूरत में मतवक्को हालात से कैसा निपटा जाएगा, इसकी कोई क्लाज नहीं है। और अपग्रेड के मंसूबों में कितना वक्त लगना चाहिए, इन चीज़ों पर भी अभी तक इख्तिलाफ पाया जाता है। तो रिफाइनरी के मालिकान अपने जो अरबों रुपए की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ना कोई वाज़ेह कवानीन और टाइम फ्रेम चाहते हैं, और चीज़ों को मज़ीद पेचीदा बनाने के लिए आपको पता है हुकूमत क्या करती है। हुकूमत ने अरबों रुपए की मालियत के अपग्रेड की निगरानी के लिए एक खसूसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU बनाना चाहती है, लेकिन रिफाइनरीज़ के मालिकान इस ख़्याल पे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। वो फ़िक्रमंद है कि ये टीम इनकी ज़रूरियात को नहीं समझ सकती और फ़ैसले ऐसे कर सकती है जो उनके बेहतरीन मुफाद में नहीं होंगे। तो इस वजह से ये एक मुश्किल सूरत हाल है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के पास जो है वो बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट्स है। हुकूमत रिफाइनरीज़ को बेहतर बना के मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहती है, जबकि रिफाइनरी मालकिन जो हैं अपने कारोबार और अरबों रुपए की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली सिचुएशन है जिसमें डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक साहब भी इन्वॉल्व हैं। अब इस मसमखे को हल करना जो है वो आसान काम नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़रूरी है। जदीद रिफाइनरियाँ न सिर्फ मुल्क की तवानाई की खुद मुख्तारी को बढ़ा सकती हैं, बल्कि सालाना अरबों रुपए मालियत की इक़्तिसादी तरक्की के नई मुलाज़मतें और मौक़े भी इनसे बन सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपको एक नई कार मिल जाए, फिर आप घूमते फिरें और जो सिर्फ के बेहतरीन काम करे, बल्कि आपको नई मुहिमजोई भी दे कि कभी आप शुमाली इलाकों में और कभी आप जनूबी इलाकों में चले जाएँ। तो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ इससे बहुत सारी खुल जाएंगी। तो फर्दर ये कि सही तवाज़ुन तलाश करना जहाँ हुकूमत और रिफाइनरी मालिकान दोनों महफूज महसूस करें, यही इस बात की एक कुंजी है। इसमें अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी माहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान रिफाइनरी पहले ही इस पे माहदा कर चुकी है उगरा के साथ, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी और अहम रिफाइनरी पार्क को इसके लिए तैयार नहीं। अब हुकूमत चाहती थी कि ये काम एक ही दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में हो, और इसके लिए हुकूमत ने अमल दरामद के मुआहदों पर दस्तखत करने की डेडलाइन में शायद 6 माह की तोसी करने का फ़ैसला किया है, जो 22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। अब पेट्रोलियम डिवीज़न ने वज़ारत ख़जाना से कहा कि वो वफाकी वज़ीर जो बराए पेट्रोलियम है डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ीर तवानाई और CEO जो मुबादला कंपनी के नाम से उसके जो CEO हैं UAE में उनके साथ मुलाकात कराने के लिए ड्यूरिंग द विज़िट मुसद्दिक़ मलिक साहब के उनको एहतमाम करना है मुलाकातों का, जो हमारी बैरूनी चीज़ों को डील करते हैं वज़ारत ख़ारजा। तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुबादला के साथ UAE के दौरान जो मुलाकातों का एहतमाम करे, ताकि इन्हें पार्क को BOD का हिस्सा बनाने के लिए जो है वो इजाज़त पर आमादा किया जा सके, और तरमीम शुदा ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी का हिस्सा बन सके ये लोग। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने जुम्मे को इधर यहाँ मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर से भी मुलाकात की है, और इनकी तवज्जो इस मसले की तरफ मबजूल कराई है कि इस मुआहदे पर मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत से तावन तलब किया है। तो जब ये तावन तलब कर रहे हैं तो इसका मतलब है गवर्नमेंट भी काफ़ी इस प्रोजेक्ट पे इंटरेस्टेड है। अब चूँकि ये न्यूज़ आ चुकी है, और न्यूज़ नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी इसका रिएक्शन करेगी, ज़्यादातर तो
कोई डिले की न्यूज़ आए तो वो ख़तरनाक होती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, देखते हैं कि ये वहाँ पर कैसे हम इसको देख सकते हैं या मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो किसी भी तौर कहीं से भी हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता कि लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है अटैक रिफाइनरी जो है वो कहीं मंदी दिखा रही है। सो एक बात याद रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई भी यहाँ पर ख़तरा नहीं है अभी इनिशियली, और लॉन्ग टर्म से मुराद ये होता है 5 से 10 साल। सो इनिशियली मुझे यहाँ पर कोई भी ख़तरा नज़र नहीं आ रहा वीकली और मंथली ट्रेंड के बीच में, जो दोनों वीकली और मंथली ट्रेंड कंप्लीट हो रहे हैं और अपनी तेज़ी की तरफ हैं। जबकि हमने ABC की एक मूव जो थी वो बनाई हुई थी जो यहाँ कंप्लीट होते नज़र आ रही है। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, आगे चलते हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा हम गौर करें, सो डेली चार्ट में अगर न्यूज़ के साथ हम इसको थोड़ा सा मिला के पढ़ें, सो हम ये देखते हैं कि ये इनिशियली यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूज़ में इनिशियल जो ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी रिफाइनरीज़ की, वो उसमें हम देखते हैं तो ये मेजर अपग्रेडेशन की न्यूज़ जो थी ये कहीं मई के करीब शुरू हो रही हैं 2002 में। मई 2002 में उन्होंने कहा कि एफर्ट स्टार्ट टुवर्ड्स मेकिंग न्यू ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी, और इस किस्म की मई और जून में जो थी मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया था। तो हम मई और जून 2022 को देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ था। सो जब हम मई और जून में देखते हैं कि मार्केट में ये पॉइंट था वो जब मई में और जून में ये तकरीबन डेली के बीच में अगर हम देखें तो ये लो वाली सिचुएशन बन रही है मार्केट की यहाँ पर, और मार्केट इस जगह अपना तकरीबन ये लो लगा रही थी इस दौरान का। अच्छा, ये ए मूव पूरी कर चुकी हुई थी और ये बी की करेक्शन भी कंप्लीट हो रही थी। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट मूव आती है ब्राउनफील्ड रिफाइनरी की, और जो अनाउंसमेंट आ जाती है वो पेट्रोलियम मई में तो स्टार्ट हो रहा था, जबकि रिफाइनरीज कहीं जनवरी के अराउंड जो थी ये रिफाइनरीज की जो ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी आ गई हुई थी। सो ये चार्ट पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये अराउंड इस जगह के ऊपर अगर आप देखें कि ये ब्राउनफील्ड रिफाइनरीज की जो आ रही थी न्यूज़ वो 17 अगस्त के करीब आ गई हुई थी। अगस्त में जब ये न्यूज़ आई तो मार्केट तकरीबन इस लेवल के ऊपर यहाँ अगस्त में थी, यहाँ से ये रैली चढ़नी शुरू हुई। अच्छा, फिर जब हम आगे जाते हैं, यानी पहली न्यूज़ के ऊपर ब्राउनफील्ड की थोड़ी तेज़ी हुई। नेक्स्ट जो है असल ब्राउनफील्ड जो आने के बाद अच्छी खासी तेज़ी हुई, यानी अराउंड 160 से ऑनवर्ड 240 तक आ गया। अच्छा, फिर जो थर्ड पॉइंट आया इसकी ज़िंदगी में वो ये वाला था, ये अराउंड नवंबर दिसंबर की सिचुएशन है जब थोड़ा रिफाइनरी की डिले की न्यूज़ आनी शुरू हो गई। ये प्योर टेक्निकल नहीं है, ये मैं थोड़ा फंडामेंटल को मिक्स करके बता रहा हूँ कि न्यूज़ कैसे रिफ्लेक्ट करती रही है इस दौरान फंडामेंटल्स के ऊपर, या टेक्निकल्स फंडामेंटल पे कैसे असर करते रहे हैं। इसके बीच में आप ये देखेंगे कि न्यूज़ आ गई हमारे पास कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस हो रही है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी और डिले इन रिफाइनरी पॉलिसी, मोर चेंजेस उन्होंने कहा कि करना चाह रहे हैं हम लोग रिफाइनरी पॉलिसी में। इसी तरह पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी अपग्रेडेशन जो है वो जाना चाह रही थी। पाकिस्तान रिफाइनरी ने ऑलरेडी दिसंबर के बीच में ये कर लिया था। सिफ जो थी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो कमेटी बनी हुई थी उन्होंने भी अप्रूवल कर दी थी इस दौरान दिसंबर में, लेकिन डिले की कुछ खबरें आ रही थी कि ये सब पार्टीज़ को जो है ये काबिल कबूल नहीं है। तो ये तकरीबन आप अगर इस को देखें तो ये वो टाइम पीरियड था जब दिसंबर के अराउंड उस दौरान तकरीबन ये वाला एरिया था, ये दिसंबर के अराउंड जहाँ आप देखेंगे कि ये मार्केट फिर से नीचे की तरफ मूव होनी शुरू हुई दिसंबर ऑनवर्ड जनवरी। सो उसकी वजूहत ये भी थी कि इस दौरान जो है इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई थी, गवर्नमेंट जाने की बातें शुरू हो गई हुई थी, और अगर हम देखें तो उसके बीच में बेसिकली ये हो रहा था कि अभी पता नहीं लग रहा था कि आगे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको गौर किया जाए, इस एरिया को देखा जाए तो ये एरिया सारा उस दौरान करेक्शन करता रहा।
अच्छा, ये इसमें जो फॉर्मेशंस बन रही थी वो बड़ी क्लियर फॉर्मेशंस थी। आप इधर जब देखें कि फर्स्ट इस रैली और इस रैली के बाद इसने मोमेंटम तो काफ़ी गेन किया, नेक्स्ट रैली के ऊपर इसका इतना मोमेंटम नहीं था। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसी शो कर रही थी जैसे ये मोमेंटम स्लो होता जा रहा है, और फिर ऊपर से न्यूज़ भी आ गई, और वो न्यूज़ ऐसी थी कि जिसने करेक्शन को मज़ीद आगे बढ़ाया और मार्केट जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ चल पड़ी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आया वो अभी बिल्कुल रीसेंट गवर्नमेंट बनने के बाद का फेज़ था। ये वाला जो सारा फेज़ है ये गवर्नमेंट बनने के बाद का फेज़ है, और इसमें ये फर्दर तेज़ी होगी। अब हम यहाँ पर टेक्निकली इसको देखते हैं कि हाँ हम क्या एक्सपेक्ट करें या मैं कैसे इसको ट्रेड करूँगा। ये आपके लिए कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा ये मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। सो मैं इसको बेसिकली ऐसे ट्रेड करूँगा कि ये एक, अगर आप देखें यहाँ पर तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म किस्म की ये एक रेजिस्टेंस है या एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये बहुत क्रिटिकल हो सकता है। हर जगह हर रोज़ हम ये कहते हैं ये क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रीवियसली इसने बाउंस डाउन किया था, यहाँ से ये नीचे बाउंस बैक हो गई थी, नीचे चली गई थी मार्केट, ये बिल्कुल वही लेवल है। अब अगर इसको हम डेली के बीच में देखते हैं और डेली के बीच में हमें ये नज़र आता है कि ये इसको क्रॉस कर क्या हुआ है। अब मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि अगर मुझे आज यहाँ कुछ नहीं किया तो मैं फर्दर भी कुछ नहीं करूँगा। दूसरी बात ये है कि मैं इसको टाइम करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि ये इस लाइन से ऊपर इसकी क्लोजिंग तो आ चुकी हुई है। बेसिकली अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो ये बार को इसको ये क्लियर कर चुका हुआ है, ये बार इसको इससे ऊपर बंद हो चुकी हुई है। अगर हम इसको मज़ीद करके देखें तो ये देखिए ये बार इससे ऊपर क्लोज़ हो चुकी हुई है, और यहाँ पर ये जो इसने छोटा सा फ्लैग बनाया था ये इस चीज़ को कंफर्म करता है कि ये यहाँ पर कंसोलिडेट होके गया है। और उसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है जो हमें मज़ीद तक़वियत देती है अभी तक तेज़ी की तरफ जाने के लिए, तो वो ये वाली चीज़ है, ये जो नीचे इसका वॉल्यूम है। सो ये वॉल्यूम भी बड़ा हेल्दी वॉल्यूम है, लेकिन आम तौर पे ये होता है कि जहाँ पर हेल्दी वॉल्यूम्स आते हैं वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है और मार्केट प्लेयर वहाँ पर मार भी सकती है मार्केट को। सो मेरी स्ट्रेटजी क्या है? मेरी स्ट्रेटजी ये है कि इसको इंट्राडे में आवरली चार्ट के ऊपर थोड़ा लगा के और उस चार्ट के ऊपर कोई कंसोलिडेशन फेज जो है इसका उसको ऑब्जर्व करें। ये चार्ट अभी लोड होता है तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कैसे होगा। जैसा ये कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इसी तरह मज़ीद एक फ्लैग सी कंसोलिडेशन या पेनेंट की कंसोलिडेशन या कोई ऐसी कंसोलिडेशन इस एरिया के बीच में आए जो यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ साइडवेज हो जाए तो बाय करेंगे। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मेरा एक छोटा सा ये टाइम फ्रेम में जो आवरली में एक छोटा फ्लैग बन जाता है, तो ये मेरे लिए बड़ा ही एक अच्छा तासर होगा कि मैं यहाँ मज़ीद बाय कर सकता हूँ। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये सीधा ऊपर खुल जाए और बहुत तेज़ी के साथ ऊपर खुल जाए। इसका एक और भी न्यूज़ चल रही है कि जो ओगरा की जो पॉलिसी आई है उसकी वजह से डिसेंट्रलाइज जो प्राइसेस की हैं, तो ये चूँकि सेंट्रल पंजाब में है ATR, तो इसको हो सकता है मज़ीद फ़ायदा हो 55 रुपये का पर शेयर, कुछ ऐसी सी बातें हैं। लेकिन अभी वो अनकन्फर्म मेरे इस हिसाब से है कि अभी इस अर्निंग को ट्रांसलेट होते हुए टाइम लगेगा और हमें कंफर्म होते हुए टाइम पता लगेगा कि ये कब तक हो, ये वाला वाक़या हो सकता है। एनीवे इंट्राडे में ये अप मूव है, यहाँ थोड़ी सी भी कंसोलिडेशन हो जाए, किसी भी जगह थोड़ी सी कंसोलिडेशन का इंतज़ार करेंगे। कंसोलिडेशन के बाद जो फर्स्ट ब्रेकआउट होगा मैं उस पर बाय करूँगा, इस कंसोलिडेशन के लो के साथ स्टॉप रख के। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लेयर, डेली प्लेयर अगर यहाँ बाय करना चाहते हैं तो उनका स्टॉप जो है वो ये लेवल होगा। ये एग्जैक्टली लेवल क्या है अभी देख लेते हैं। ये एग्जैक्टली यहाँ पर लेवल है अराउंड 388 रुपये का। सो ये काफ़ी नीचे का लेवल है। अगर डे ट्रेडर्स इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक और भी आप स्टॉप रख सकते हैं 408 रुपये का। तो इस सारी सिचुएशन में मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि मैं इसको कैसे ट्रेड करना चाहूँगा। सो आप अपना थोड़ा सा वर्कआउट खुद कर लीजिएगा। होपफुली दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिफाइनरी के बारे में समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।